हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्वालिटी समाधान। आज हम जानेंगे एडी के बारे में। एडी क्या होता है, एडी की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, एडी में क्या क्या स्टेप्स होते हैं और एडी फॉर्म कैसे फिल करते हैं। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एडी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक। तो एडी क्या होता है? 8D से पहले हम जानेंगे डी क्या होता है। डी का मतलब होता है डिसिप्लिन। तो 8D मीन्स 8 डिसिप्लिन। तो अब व्हाट इज 8D? 8D अ प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथडोलॉजी डिजाइंड टू फाइंड आउट द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम। मेथडोलॉजी का मतलब होता है कार्यप्रणाली। मतलब 8D एक प्रॉब्लम सॉल्विंग कार्यप्रणाली है जिसको डिज़ाइन किया गया है किसी भी प्रॉब्लम के रूट कॉज को पता करने के लिए। अ फोकस्ड अप्रोच टू सॉल्व क्रॉनिक और सिस्टमेटिक प्रॉब्लम। अब जानते हैं 8D की हिस्ट्री। In 1980, Ford Motor Company developed this problem-solving methodology, then known as team-oriented problem solving. मतलब इसको पहले टॉप्स बोलते थे, टॉप्स. The 8 discipline is a problem-solving technique and a team-oriented approach to solve critical problem in the production process. Why should we care about root cause? Because if we address the effect and not the cause, the effect will return. अब 8D इम्प्लीमेंटेशन स्टेप्स। स्टेप्स क्या क्या होते हैं वो समझते हैं। D0 प्रॉब्लम डेफिनेशन और सिम्टम। D1 असेंबल द टीम। D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। D3 इंटरिम कंटेनमेंट रिस्पॉन्स। D4 स्टैब्लिश द रूट कॉज। D5 करेक्टिव एक्शन। D6 इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट करेक्टिव एक्शन। D7 प्रिवेंटिव एक्शन। D8 थैंक द टीम, प्रिवेंट रिकरेंस एंड लेसन लर्न। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे एक एक करके सारे डीज के बारे में। D0 प्रॉब्लम डेफिनेशन और सिम्टम। मतलब कि इनिशियली जो भी हमको कस्टमर ने हमको फ़ोन पे या मेल पे हमको जो डेफिनेशन या पार्ट से रिलेटेड जो भी हमको उसने बताया है कि पार्ट आपका ऐसे प्रॉब्लम आ रही है, वो हमारी इनिशियल डेफिनेशन होगी। प्रॉब्लम डेफिनेशन और सिम्टम एज रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर। कम्युनिकेटिंग द रिपोर्टेड फाइंडिंग। जो भी कस्टमर ने हमको बताया है वो हम कम्युनिकेट करेंगे अपने सीनियर्स को। डिटरमाइन ओवरऑल इन्वेंट्री पोजीशन। उस मॉडल में एक तरह से इन्वेंट्री पोजीशन हमारी किया है वो हम डिटरमाइन करेंगे। एग्री ऑन एन इनिशियल कंटेनमेंट प्लान। ठीक है। नेक्स्ट इमरजेंसी रिस्पांस। मतलब तुरंत ही दोस्तों कस्टमर बहुत ही इम्पेशेंट होता है, तो तुरंत ही जैसे आग लगी हो हमको आग बुझानी हो वैसे ही हमको एक तरह से इमरजेंसी रिस्पांस करना है। स्टॉप शिपमेंट, शट प्रोडक्शन लाइन डाउन। ये डिपेंड करेगा कितनी क्रिटिकल प्रॉब्लम आई है। ऐसा नहीं है कि जो भी प्रॉब्लम आई है हमको हमेशा प्रोडक्शन स्टॉप ही करना है। ट्रैवल टू कस्टमर टू सी इशू फर्स्ट हैंड। सबसे पहले कस्टमर के पास जाके हमको देखना है कि हमारे पार्ट में जेन्युइनली इशू है, प्रॉब्लम है कि नहीं है, और अगर है तो वहीं से हमको 100% इंस्पेक्शन स्टार्ट कर देना है। नेक्स्ट D1 आ गया, असेंबल द टीम। स्टैब्लिश ए टीम फ्रॉम मल्टी फंक्शन दैट कुड सॉल्व द प्रॉब्लम कॉल्ड एज क्रॉस फंक्शनल टीम। तो हमको सबसे पहले एक CFT बनानी है जिसमें हर एक डिपार्टमेंट, NPD का, डिस्पैच का, मेंटेनेंस का, प्रोडक्शन का, क्वालिटी का, हर एक डिपार्टमेंट का जो मेन बंदे होंगे वो होंगे जिनकी मदद से हम अपनी जो भी प्रॉब्लम आई है उसको सॉल्व करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग टीम मेंबर्स। डाटा एनालिसिस के लिए होनी चाहिए, लॉजिक डिसीजन मेकिंग होनी चाहिए, लैटरल थिंकिंग होना चाहिए, कम्युनिकेशन रिटन ऑन वर्बल, क्यूरियोसिटी, परसिस्टेंस, विलिंगनेस। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो दोस्तों ये है कि उसको अपने प्रोसेस की नॉलेज होनी चाहिए अच्छी तरह, तभी हम रूट कॉज पे जा पाएंगे और अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट D2 है डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। यहाँ पे अपनी हमारी जो भी प्रॉब्लम है उसको हमको अच्छी तरह डिस्क्राइब करना है। अ वेल स्टेटेड प्रॉब्लम इज हाफ सॉल्व बाय चार्लिस कैटरिंग, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ जनरल मोटर। तो इन्होंने कहा था कि जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम जितना अच्छी तरह हम डिस्क्राइब कर लेंगे उतना ही हमारे लिए ईजी रहेगा और आगे हमारे रूट कॉज को पता करने के लिए। ठीक है ना। द प्रॉब्लम स्टेटमेंट मस्ट बी क्लियर एंड एक्यूरेट। टू डिस्क्राइब द प्रॉब्लम वी यूज़ द टूल 5W2H। तो नॉर्मली हम 5W2H यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को अच्छी तरह डिस्क्राइब करने के लिए। तो इसमें क्या होता है, वॉट मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, वेयर मतलब कहाँ से आई है, वैन मतलब कब आई है, हु मतलब किसने इसको पकड़ा है, वाई दोस्तों एक तरह से प्रॉब्लम क्यों आई है। तो यहाँ पे तो हम एक तरह से लिख सकते हैं कि अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाउ मतलब कैसे पकड़ा है, और हाउ मैनी मतलब कितने पार्ट आए हैं। तो नॉर्मली ये 5W2H2 है जिसको हम यूज़ करते हैं अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करने के लिए। D3 इंटरिम कंटेनमेंट रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे एक तरह से हमको कंटेनमेंट करना है। दिस कंटेनमेंट एक्शन इज जस्ट फॉर शॉर्ट टर्म सेटिस्फेक्शन ऑफ कस्टमर। ठीक है ना। कंटेनमेंट एक तरह से जो भी प्रॉब्लम हमारी आई है हम कस्टमर को ये बोलते हैं कि हमारे जो भी पार्ट है, जहाँ भी हैं, जितने भी पार्ट पड़े होंगे सारे हम आपको चेक करा के और ओके पार्ट ही देंगे और NG पार्ट आपके पास नहीं आएगा। तो ये शॉर्ट टर्म ही है क्योंकि रूट कॉज में हम कुछ भी इसमें एनालिसिस नहीं कर रहे हैं।
बिफोर स्टार्टिंग कंटेनमेंट, तो कंटेनमेंट स्टार्ट करने से पहले हमको सबसे पहले तो जो भी हमारे इंस्पेक्टर होंगे, ऑपरेटर होंगे, उनको हमको ओजीटी देनी है और समझाना है कि हमारे पार्ट में ये दिक्कत आई है, और जो भी हमारा पार्ट जितना भी मटेरियल हमारे पास होल्ड रखा हुआ है उसको आपको चेक करना है। कैसे चेक करना है और ओके पार्ट में क्या मार्किंग करनी है, और वही सेम इन्फॉर्मेशन हम कस्टमर को कन्वे करेंगे कि जो नेक्स्ट लॉट हमारा आएगा उसको हम चेक कर रहे हैं, और वहाँ उस पर हम एक तरह से ऐसे मार्किंग करके मटेरियल देंगे। उसका मतलब है कि हम वो ओके पार्ट हमने चेक करके भेजा है। स्टार्ट कंटेनमेंट फ्रॉम कस्टमर एंड, कस्टमर एंड से ही सबसे पहले तो हम कंटेनमेंट स्टार्ट करना है। नेक्स्ट एट योर एंड, और फिर जो हमारे एंड पे जो भी मटेरियल है तो हमको कहाँ कहाँ मटेरियल चेक करना है। मटेरियल इन ट्रांजिट, जो ट्रांजिट में मटेरियल है वो चेक करवाना है। डिस्पैच में जितना भी मटेरियल है वो सारा चेक करवाना है। मटेरियल एट एफजी एरिया एंड शॉप फ्लोर, एफजी मटेरियल कहीं रखा हुआ है वो सारा चेक करना है। मटेरियल इन प्रोडक्शन पाइपलाइन, मतलब कि सेमी फिनिश्ड पार्ट जो भी रखे हों जहाँ रखे हों वो सारा हमको एक तरह से चेक करा के कन्फर्मेशन मार्किंग करा के और ओके पार्ट को कस्टमर को भेजना है। अब नेक्स्ट हमारा है D4 इस्टेब्लिश द रूट कॉज। अब हमने कंटेनमेंट कर दिया, जो भी हमारे पार्ट थे सारे हमने होल्ड कर दिए, चेक करवा दिए। अब हमारा आ गया नेक्स्ट स्टेज है रूट कॉज एनालिसिस। सबसे इंपॉर्टेंट, यूज ए सिस्टमैटिक अप्रोच टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज ऑफ ए प्रॉब्लम। बिलो आर द टूल्स वी यूज टू आइडेंटिफाई द रूट कॉज। फिशबोन डायग्राम हो गया, 5Y एनालिसिस हो गया, 7QC टूल हो गया। ठीक है। नेक्स्ट, फॉर रूट कॉज एनालिसिस वी यूज इशिकावा डायग्राम। इशिकावा डायग्राम, फिशबोन डायग्राम को इशिकावा डायग्राम भी बोलते हैं और कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम भी बोलते हैं। फॉर बोथ ऑकरेंस एंड डिटेक्शन इन ऑर्डर टू फाइंड आउट पोटेंशियल रूट कॉज, मतलब ऑकरेंस मतलब पार्ट बना क्यों, इसके लिए भी हमको रूट कॉज एनालिसिस करना है, और अगर बन भी गया था तो हमने पकड़ा क्यों नहीं, तो दोनों के लिए ही हमको रूट कॉज एनालिसिस करना है। वी मस्ट फाइंड एटलीस्ट वन रूट कॉज फॉर ऑकरेंस एंड वन फॉर आउटफ्लो, मतलब डिटेक्शन। दोनों के लिए हमको एक एक रूट कॉज पता होने चाहिए, पता करने हैं। आफ्टर आइडेंटिफाइंग ऑल द पोटेंशियल कॉज इन इशिकावा डायग्राम वी हैव टू अप्लाई 5Y फॉर ईच पोटेंशियल कॉज इन ऑर्डर टू फाइंड आउट द रूट कॉज। अब इशिकावा डायग्राम हमारा जो भी हम पोटेंशियल रूट कॉज हम लिखते हैं, इशिकावा डायग्राम लिखते हैं, मैन मशीन मटेरियल मेथड मेजरमेंट इन्वायरमेंट जो भी है, एक तरह से 6M में हम जो भी हमारे प्रोबेबल कॉज होंगे वो हम लिखते हैं, उनको फिर हम नेक्स्ट करते हैं वैलिडेट। ठीक है, जैसे एक एक कॉज हमने लिख दिया, अब उनको एक एक कॉज को वैलिडेट करेंगे कि यहाँ हमने गैम्बा में जाके देखा ये प्रॉब्लम, और ये प्रॉब्लम एक तरह से थी कि नहीं थी, वैलिडेट करेंगे। ठीक है ना, दोनों ही ऑकरेंस के लिए भी और डिटेक्शन के लिए भी। उसके बाद जो हमारे मेन कॉज निकलेंगे उनको भी हम एक तरह से फिर उनके ऊपर भी हम 5Y करते हैं, जिससे कि हमको मेन रूट कॉज प्रॉब्लम का पता चल जाए। ठीक है ना। नेक्स्ट आ गया करेक्टिव एक्शन। अब हमको रूट कॉज तो पता चल गया कि भैया ये हमारा रूट कॉज था, अब हमको उस रूट कॉज पे जो एक्शन लेना है वो आता है, बोलता है करेक्टिव एक्शन। तो अब नेक्स्ट हम सबसे पहले जानते हैं करेक्टिव एक्शन की डेफिनेशन। करेक्टिव एक्शन की डेफिनेशन क्या होती है? एक्शन टेकन ऑन द रूट कॉज टू प्रिवेंट द रिकरेंस इज कॉल्ड करेक्टिव एक्शन। हिंदी में क्या हुआ? सुधारात्मक क्रिया। पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मतलब बार बार कोई चीज़ बार बार हो रही है, तो पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मूल कारण मतलब रूट कॉज पर की गई क्रिया, मतलब कि मूल कारण पर की गई क्रिया मतलब एक्शन को सुधारात्मक क्रिया कहलाती है। ठीक है ना। तो हमने करेक्टिव एक्शन समझ लिया। तो आफ्टर योर टीम हैज़ डिटरमाइंड द रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम वी आर नाउ इन ए पोजीशन टू आइडेंटिफाई द बेस्ट लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इज। एक्शन प्लान शुड बी डिटरमाइंड फॉर बोथ ऑकरेंस कॉज एंड डिटेक्शन, मतलब दोनों के लिए हमको करेक्टिव एक्शन लेने हैं। करेक्टिव एक्शन क्या हो सकते हैं? मॉडिफिकेशन इन मशीन फिजिबिलिटी, मशीन में कुछ करेक्शन की फिजिबिलिटी है कि नहीं, गेज मॉडिफिकेशन की फिजिबिलिटी है कि नहीं, कुछ चेक पॉइंट ऐड करना है उसकी पॉसिबिलिटी है, अलार्म सिस्टम की फिजिबिलिटी देखनी, इंस्पेक्शन मेथड मॉडिफिकेशन और एनी अदर इम्प्रूवमेंट। तो यहाँ पे हम एक तरह से जो भी हमारा रूट कॉज था उस पर हम क्या बेस्ट एक्शन ले सकते हैं वो हम यहाँ पे करेक्टिव एक्शन लेंगे। ठीक है। अब नेक्स्ट D6 इम्प्लीमेंट एंड वैलिडेट करेक्टिव एक्शन। यू आर फाइनली रेडी टू इम्प्लीमेंट द करेक्टिव एक्शन। ठीक है। मैनेजमेंट नीड टू बी एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन वेरीफाइंग इम्प्लीमेंटेशन ऑफ करेक्टिव एक्शन, दैट मीन्स विजिबल प्रेजेंस बोथ ऑन शॉप फ्लोर एंड इन रेगुलर रिव्यूज टू मेजर इफेक्टिवनेस। ठीक है। अब करेक्टिव एक्शन मस्ट बी फिजिबल, जो भी करेक्टिव एक्शन हम ले रहे हैं वो फिजिबल होना चाहिए। मस्ट इंक्लूड ओनर पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड इम्प्लीमेंटेशन डेट। कंसीडर एंड इंक्लूड डॉक्यूमेंटेशन अपडेट्स एंड ट्रेनिंग एज अप्रोप्रिएट। तो एक तरह से यहाँ पे हम D6 में जो भी हमारे करेक्टिव एक्शन है उस तरह से उसको हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी? टारगेट डेट क्या होगी? स्टेटस। अगर टारगेट डेट के हिसाब से वो हो गया है तो हम यहाँ पे डन लिख देंगे, और अगर नहीं हुआ है तो पेंडिंग लिख देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे एक तरह से जो भी हमने
करेक्टिव एक्शन जो भी हमने D5 में लिए थे उसको इम्प्लीमेंट हमने कर दिया, वैलिडेट करेंगे एक तरह से। जैसे कुछ भी चीज़ रिजेक्शन है तो रिजेक्शन कम हुआ है कि नहीं हुआ है उसको हम पैरेटो से एक तरह से वैलिडेट कर लेंगे, या फिर जो भी हमने मशीन पे पैरामीटर चेंज किया है या कोई भी हमने चेक पॉइंट ऐड किया है वो एक तरह से गैम्बा में जाके शॉर्ट फ्लो पे जाके ऑडिट कर सकते हैं कि वो वहाँ पे चल रहा है कि नहीं चल रहा है, एक तरह से उसको वैलिडेट करना है हमको यहाँ पे। और जो भी हमने अगर वो हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया है, इम्प्लीमेंट कर दिया है और वैलिडेट भी कर दिया है, तो एक तरह से जब भी हम 8D कस्टमर को सबमिट कर देंगे उसके बाद से हमारा यहाँ पे आता है कन्फर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एक्चुअल रिजल्ट आफ्टर काउंटर मेजर टेकन। तो यहाँ पे जो भी हमारा नेक्स्ट लॉट, नया लॉट डिस्पैच जो भी हमारा जा रहा होगा नया, ठीक है ना, उस पर एक तरह से डिस्पैच डेट लिख देंगे, इनवॉइस नंबर लिख देंगे और लॉट क्वांटिटी जितनी हमारे पास कस्टमर को गई है, और कस्टमर से फिर पूछेंगे कि हमारे नई लॉट में कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर नहीं दिक्कत तो यहाँ पे ओके लिख देंगे, ठीक है ना, जिससे कि हम एक तरह से अपने काउंटर मेजर की एक तरह से इफेक्टिवनेस यहाँ पे मेजर कर रहे हैं। D7 प्रिवेंटिव एक्शन। अब प्रिवेंटिव एक्शन क्या होता है समझते हैं इसकी सबसे पहले डेफिनेशन। प्रिवेंटिव एक्शन, एक्शन टेकन ऑन द पोटेंशियल कॉज ऑफ फेल्यूर टू प्रिवेंट द ऑकरेंस इज कॉल्ड प्रिवेंटिव एक्शन। हिंदी में क्या है, निवारक क्रिया। घटना, घटना मतलब ऑकरेंस, घटना को रोकने में विफलता मतलब फेल्यूर। तो कोई ऑकरेंस को रोकने में विफलता, फेल्यूर के संभावित कारण मतलब पोटेंशियल कॉज पर की गई कार्रवाई मतलब एक्शन को निवारक कार्रवाई कहा जाता है। तो कोई भी ऑकरेंस, कोई भी घटना को रोकने में विफलता मतलब उसको रोकने में जो फेल्यूर है उसके पोटेंशियल जो कॉज होंगे उस पे जो हम एक्शन लेते हैं उसको निवारक क्रिया, निवारक कार्रवाई कहा जाता है, ठीक है ना। तो जो भी हमारा रूट कॉज था उस पर हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया। अब और भी उस प्रॉब्लम के लिए और भी कुछ एक्शन होंगे, पोटेंशियल कॉज होंगे जिनसे कि प्रॉब्लम आ सकती है, उन पे भी हम एक्शन लेंगे जिससे कि प्रॉब्लम पूरे लाइफ में, पूरे जीवन में कभी भी रिपीट नहीं होगी, ठीक है। अपडेट द डॉक्यूमेंट्स FME कंट्रोल प्लान WI SOP बेस्ड ऑन एक्शन एंड एनालिसिस डन फॉर सिमिलर पार्ट, मतलब सिमिलर पार्ट जो है उन पे भी हमको ये सेम एक्शन लेना है, ठीक है ना। और कंसीडर सिमिलर सेम प्रोडक्ट्स प्रोसेस और इक्विपमेंट, मतलब सेम प्रोडक्ट या प्रोसेस या इक्विपमेंट, ठीक है, उन पे भी हमको ये सेम एक्शन लेना है, प्रिवेंटिव एक्शन इसको बोलते हैं। अब नेक्स्ट आ गया हमारा D8 मतलब थैंक द टीम। Here we have to recognize the team as well as individual effort, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट लेसन लर्न एंड बिफोर आफ्टर कंपैरिजन, यहाँ पे जो भी हमने सीखा है इस प्रॉब्लम से, लेसन लर्न है उनको हम डॉक्यूमेंट करेंगे, और बिफोर आफ्टर मतलब पहले क्या सिचुएशन थी और आफ्टर क्या सिचुएशन है, अब क्या इंप्रूवमेंट है, एक तरह से बिफोर आफ्टर कंपैरिजन करेंगे। स्टेट लेसन लर्न इन ए मैनर दैट अननोन पर्सन कैन आल्सो इजीली अंडरस्टैंड, बी स्पेसिफिक, अवॉइड बीइंग जनरल, ठीक है, मतलब एक तरह से सिंपल वर्ड में लिखना है जिससे कोई अननोन बंदा भी हमारी इस प्रॉब्लम को समझ सके, ठीक है। फॉर्मल क्लोजर ऑफ 8D प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे हमारा D8 में हमारा फॉर्मल क्लोजर ऑफ 8D प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा जो भी 8D के हमारे स्टेप्स थे वो हो गए। अब हम नेक्स्ट हम देखते हैं कि 8D फॉर्म कैसे फिल करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 8D का फॉर्मेट है, ठीक है ना। थोड़ा बहुत ये कंपनी टू कंपनी वेरी करता है, थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, लेकिन जो 8D के स्टेप्स हैं वो सेम है। तो यहाँ पे एक तरह से हमारी जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है पार्ट से रिलेटेड, ठीक है ना। 8D इनिशिएटर, ठीक है, 8D इनिशिएटेड डेट, ओपन डेट, टारगेट क्लोजिंग डेट, एक्चुअल डेट, इंटरनल प्रॉब्लम है, एक्सटर्नल प्रॉब्लम है, पार्ट का नेम, पार्ट नंबर जो भी है यहाँ पे एक तरह से जनरल इन्फॉर्मेशन रहती है। फिर आ गया हमारा D0 प्रॉब्लम सिम्टम, प्रॉब्लम डेफिनेशन। तो प्रॉब्लम जो भी हमारे पास मेल पे जो कस्टमर ने हमको लिख के भेजा है वो हमारी यहाँ प्रॉब्लम की यहाँ पे हम डेफिनेशन लिख देंगे कि पार्ट में ये प्रॉब्लम आई है, लॉट नंबर क्या था, NG क्वांटिटी कितनी है, ग्रेड, और ग्रेड आ गया यहाँ पे एक तरह से वो जो प्रॉब्लम आई है वो किस लेवल की, सेफ्टी से रिलेटेड है, फंक्शन से रिलेटेड है, या फिर एस्थेटिक है, या फिर अदर है। तो यहाँ पे जो भी हमारा ऑप्शन होगा उस पर हम टिक मार देंगे। फिर आ गया D1 में आता है हमारे टीम मेंबर कौन कौन है। तो लीडर हो गया हमारा जो क्वालिटी हेड होगा उसका यहाँ पे नाम लिख देंगे। मेंबर में जो भी हमारे अलग अलग जो हमने CFT बनाई है, अलग अलग डिपार्टमेंट में जो बंदे हैं, मेंटेनेंस से है, डिस्पैच से है, प्रोडक्शन से है, क्वालिटी से है, जो भी हमारे बंदे उनके यहाँ पे नाम लिख देंगे, तो ये हमारे CFT जो भी बंदे उनके नाम आ जाएंगे। फिर आ गया D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो भी हमारी प्रॉब्लम है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, व्हाट मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, ठीक है, उसका स्पेक क्या था, उसका क्या ऑब्जर्वेशन आया है, ठीक है। व्हेन मतलब कब आई है, वेयर मतलब कहाँ से आई है, हु मतलब किसने इसको पकड़ा है, और वाई। तो नेक्स्ट आ गया D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो 5W2H में हाँ
तो नेक्स्ट आ गया D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे 5W2H में हम अपनी प्रॉब्लम को डिस्क्राइब करेंगे। व्हाट मतलब क्या प्रॉब्लम आई है, यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट का स्पेक क्या था, जो भी डायमेंशन थी उसका स्पेक क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या आई है। वैन मतलब कब आई है, वेयर मतलब कहाँ से आई है, हु मतलब किसने इसको पकड़ा है, वाई एक तरह से ये तो अभी हम रूट कॉज पता करेंगे, हमें पता नहीं है तो हम यहाँ पे ले सकते हैं अंडर एनालिसिस या फिर अंडर इन्वेस्टिगेशन। हाउ मतलब कैसे पकड़ा है, हाउ मैनी मतलब कितने पार्ट आए हैं। तो ये हो गया हमारा D2 डिस्क्राइब द प्रॉब्लम। फिर आ गया हमारा D3 कंडक्ट इंटरिम कंटेनमेंट एक्शन। तो यहाँ पे एक तरह से कंटेनमेंट करेंगे। तो फिर कस्टमर एंड पे डिस्पैच पे FG स्टॉक जो भी हमारे जहाँ जहाँ भी हैं, जितने जितने पार्ट थे जो हमने होल्ड किए थे उसको हमने चेक कराया। तो कितने हमने पार्ट चेक किए, कितने ओके मिले, कितने NG मिले। तो यहाँ पे स्टॉक की से डिटेल हो जाएगी। यहाँ पे हम अपने पार्ट की ओके पार्ट की और NG पार्ट की फ़ोटो लगा सकते हैं, जिससे कि कोई भी देखे तो समझ जाए कि पार्ट में पहले ये प्रॉब्लम थी और ओके पार्ट ऐसा होता है। ठीक है ना। नेक्स्ट हो फिर आ गया D4 आइडेंटिफाई द रूट कॉज। तो इसमें हम लोग इशिकावा डायग्राम बनाते हैं और 5 यूज़ करते हैं। तो इशिकावा डायग्राम जो हमारी प्रॉब्लम होगी वो हम यहाँ पे लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारे मैन मशीन मटेरियल मेथड जो भी हैं उनके जो हमारे प्रोबेबल कॉज होंगे वो नोट डाउन करेंगे। उनको नेक्स्ट स्टेज में हम उनको करते हैं वैलिडेट कि हमारी इस ये वाला हमारा प्रोबेबल कॉज था। फिर हमने गैम्बा में जाके उसको वेरीफाई किया, उसकी वजह से प्रॉब्लम थी कि नहीं थी। उसके बाद जो हमारे कॉज आते हैं ना, उसको हम एक तरह से और डीप में करते हैं, उसका हम करते हैं फिर वाई वाई एनालिसिस, जिससे कि हमको मेन रूट कॉज पता चल जाए। अब हमको जब रूट कॉज पता चल जाएगा फिर हम करेंगे डेवलप परमानेंट करेक्टिव एक्शन। तो फिर हम जो हमारे रूट कॉज पे हम फिर हम करेक्टिव एक्शन लेंगे। फिर हमने क्या करेक्टिव एक्शन लिया है जो भी है, यहाँ पे हम जो भी हम तरह से उसको क्या ले सकते हैं लॉन्ग टर्म में बेस्ट पॉसिबल कौन सा हमारा करेक्टिव एक्शन रहेगा वो हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। फिर जो हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया फिर हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। ठीक है। अपनी जो भी प्रॉब्लम थी उसको डिस्क्राइब करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी, टारगेट डेट क्या है, उसका स्टेटस क्या है, ओपन है क्लोज है। तो यहाँ पे हम एक तरह से अपनी जो भी हमारा करेक्टिव एक्शन था उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, वैलिडेट करेंगे। और जो हमारा यहाँ पे ये होता है कन्फर्मेशन ऑफ इफेक्टिवनेस एक्चुअल रिजल्ट आफ्टर काउंटर मेजर टेकन। तो काउंटर में जो हमने ले लिया है उसका एक तरह से अब उसका एक्चुअल एक तरह से हम उसको इफेक्टिवनेस कैसे करेंगे, जो भी हमारा नया लॉट अब जा रहा है, ठीक है ना, तो उसकी डिस्पैच डेट क्या है, इनवॉइस नंबर क्या है, लॉट क्वांटिटी क्या है, स्टेटस में हम कस्टमर से पूछेंगे कि जो हमारा नया लॉट आया है उससे आपके यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है, अगर नहीं है तो यहाँ पे लिख देंगे ओके। ठीक है। फिर टेक प्रिवेंटिव एक्शन। अब हमने करेक्टिव एक्शन ले लिया, उसके बाद और भी पोटेंशियल जो भी हमारे रूट कॉज हो सकते हैं उस प्रॉब्लम से रिलेटेड उस पर भी हम एडिशनल एक्शन लेंगे, जिससे ये प्रॉब्लम कभी भी फ्यूचर में रिपीट ना हो। ठीक है ना। तो हम यहाँ पे परमानेंट एक्शन ले लेंगे, और हमारे जो हमारा सेम पार्ट या फिर इससे मिलता जुलता पार्ट, सिमिलर पार्ट जो हमारे होंगे उन पे भी हम ये सेम जो हमने एक्शन लिए हैं उन पे भी सेम एक्शन लेंगे, जिससे कि उनमें भी ये प्रॉब्लम ना आए। FME अपडेट करेंगे, OPS अपडेट करेंगे, कंट्रोल प्लान अपडेट करेंगे। तो यहाँ पे ये सारा हमारा रहता है। फिर हमारा D4 आ गया क्लोज एंड कंग्रेचुलेट द टीम। तो जो भी हमारे एक तरह से प्रोजेक्ट था उसको यहाँ पे हम समराइज करेंगे, एक तरह से अपनी टीम को रिकग्नाइज करेंगे, लेसन लर्न जो हमारे थे यहाँ पे हम नोट डाउन करेंगे, और एक तरह से फॉर्मली हम इस D को यहाँ पे क्लोज करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन, और जिससे कि मैं कोई भी क्वालिटी फील्ड से रिलेटेड वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और प्लीज़ दोस्तों लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच।